So let's now discuss solenoid. Solenoid you people have already studied in class 10th. Yes, what is a solenoid? It's, you can say it's an arrangement which is used for generating magnetic field. Yes, and solenoid में क्या होता है? We have a long metallic insulated wire. Yes, एक बहुत लंबी सी इंसुलेटेड वायर होती है जिसको हम हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर देते हैं. यस, इस तरीके से. एंड इस वायर में जब करंट फ्लो करता है, सो करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. क्लियर? इसके साथ हम इसको कनेक्शन देते हैं. एंड व्हेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द वायर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. अब यहाँ पर ये जो जितने भी हेलिकल टर्न्स हैं, हर एक हेलिकल टर्न को हम मान सकते हैं कि ये एक सर्कुलर लूप है और हर एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. ठीक? एंड हम जो ये बात कह रहे हैं दैट इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, हम ये लेके चलेंगे. ठीक? लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या मतलब है? दैट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. ठीक? सोलेनॉइड का जितना रेडियस है वो कम होना चाहिए सोलेनॉइड की लेंथ से. लेंथ बहुत ज्यादा हो, रेडियस कम हो. जब ऐसी सिचुएशन होगी सो हम कहेंगे दैट वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड. ठीक? नाउ अब सिंस हर एक हेलिकल टर्न एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो सोलेनॉइड की वजह से, सो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द इंडिविजुअल सर्कुलर कॉइल्स. है ना? एक सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड हुई, दूसरी की वजह से, तीसरी की वजह से, एंड जब हम इन सबको सम अप कर देंगे तो हमारे पास पूरी सोलेनॉइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा. ठीक? अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूं कि अगर हम सोलेनॉइड लें एंड उस सोलेनॉइड को एक क्रॉस सेक्शन ले अगर हम उस सोलेनॉइड का, तो वो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो होगी कैसे? ठीक है? इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज यूनिफॉर्म. यस, uniform, that means parallel lines. Clear? And जैसे जैसे आप सोलेनॉइड के बाहर देखोगे, so we have circular and ये उल्टा हो गया. Correct? And inside ये पूरा ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स बनेंगे. ठीक? एंड हर एक टर्न की वजह से जो खुद में एक सर्कुलर लूप बन रहा है, इनसाइड ऑल्सो वी हैव सर्कल्स. ठीक? एंड इनकी डायरेक्शन यही वाली रहेगी जो यहां पर है, लाइक दिस. एंड ये पूरा ऐसे इलोंगेटेड है, राइट? ये आपका ये ऐसे सर्कल्स बनाएंगे. तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले सर्कल में
जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, जबकि इस वाले नेबरिंग लूप में ये डाउनवर्ड है। करेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस लूप में इस डायरेक्शन में ये अपवर्ड्स है तो इधर वाले नेबरिंग लूप में ये डाउनवर्ड्स है। ऐसे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है। तो सोलेनॉइड के बाहर अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं तो एक सर्कुलर लूप की वजह से जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है, दूसरे सर्कुलर लूप की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। राइट? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज नेबरिंग लूप्स दे आर ऑपोजिंग ईच अदर एंड ऑपोज करने की वजह से सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट वीक होती है, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर हम इनसाइड द सोलेनॉइड देखें, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, दिस इज इनसाइड द सोलेनॉइड। ये ऐसे है यहाँ पर सोलेनॉइड, लाइक दिस। सो इनसाइड द सोलेनॉइड अगर मैं एक पॉइंट पर देखूं, मान लो एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड अगर ये पॉइंट है P और मैं यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही है, सब ऐसे पैरेलल लाइंस है सेम डायरेक्शन में। तो इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट outside the solenoid the magnetic field is weak. And अगर हम बात करें एक ऐसे सोलेनॉइड की जिसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, राइट? हम बोलते हैं ना कि जितने क्लोज आप टर्न्स बनाओगे उतना अच्छा, ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो जितना क्लोजली स्पेस्ड ये आप लूप्स बनाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। ठीक? व्हेन द सोलेनॉइड इज टाइटली पैक्ड, the magnetic field outside the solenoid will be zero, but inside the solenoid it will be strong and uniform. याद रखिएगा, strong and uniform. ठीक? ये अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड के बाहर एक पॉइंट है, सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो इफ आई हैव अ पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यूनिफॉर्म, एंड फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर है? ये याद रखो। Let's say this is a small cross section of the solenoid, right? And let's say that this is the magnetic field inside the solenoid, because inside the solenoid ही हम बोल रहे हैं that the magnetic field is uniform and strong. So we are considering that case. So this is the magnetic field. Clear? एंड अब इस पॉइंट पर अगर हमें सपोज करो कि हम पहले इनसाइड द सोलेनॉइड एट द मिडल पॉइंट हम एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक एम्पीरियल लूप कंसिडर करना पड़ेगा। करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंस हमें मिडल ऑफ द सोलेनॉइड से मतलब है तो हम फॉर द टाइम बीइंग इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसिडर कर रहे हैं विच इज P, Q, R एंड S. ठीक है?
we consider a rectangular imperial loop PQRS near the middle of the solenoid. ठीक, और यहां पर ये जो PQ है इसकी लेंथ हम L ले लेते हैं. लेट्स से कैपिटल L इसकी लेंथ है. ठीक, अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, सो लेट से that let small n be the number of turns per unit length. ठीक है, let's say small n जो है वो number of turns है per unit length. So total number of turns कितना ले सकते हैं फिर हम? total number of turns for length L. ये कितना होगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल. यस, करेक्ट, बिकॉज स्मॉल n जो आप ले रहे हो वो मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले रही हूं. तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो ये n और l को मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज लिखी है. ठीक, so this is number of total number of turns in length L which is n into n. अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, करेक्ट, सो B डॉट DL वेक्टर, यही है एम्पियर सर्किटल लॉ ओवर अ क्लोज्ड सरफेस. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I. दिस इज एम्पियर्स लॉ, वही लगाएंगे अब हम. ठीक, नाउ B डॉट DL है एंड दिस इज सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड लूप. अब क्लोज लूप यहाँ पे कौन सा है? PQRS. ठीक, अब इस PQRS को हम ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? पहला इंटीग्रल लेंगे P से Q तक का, B डॉट DL प्लस अब Q से R का प्लस R से S का प्लस S से P का. ठीक, मैंने क्या किया, ये जो एम्पीरियन लूप है PQRS, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं कि PQ की वजह से कितना प्लस RS की वजह से कितना प्लस SR की वजह से कितना एंड SP की वजह से कितना. मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. क्लियर है? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो पूछो. अब वैल्यूज क्या होंगी इनकी? देखो, RQR और SP, ठीक, ध्यान से सुनना, QR और SP जो है ये परपेंडिकुलर हैं किसके? एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के. करेक्ट, PQ एंड RS, नहीं सॉरी, QR एंड SP, they both are perpendicular to the axis of the solenoid. तो जब ये, क्योंकि सोलेनॉइड की एक्सिस ये वाली है, ये ऐसे रखे हुए हैं, ये पार्ट ऐसे हैं दोनों, सो एंगल दोनों के बीच में हो गया 90 डिग्री. थीटा इज 90. करेक्ट, तो अगर मैं लिखूं QR B डॉट DL, सिमिलरली S से P तक का B डॉट DL अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा? B DL cos theta and theta is 90 degree and cos 90 is 0. Yes or no? ठीक है, तो QR और SP ये दोनों जो साइड्स हैं एम्पीरियन लूप की, they both are perpendicular to the axis of the solenoid. So
the magnetic field along these two paths will be zero because theta angle जो है cos theta, theta is the angle between B and DL. So theta becomes 90 and hence cos 90 is 0. यानी कि QR और SP वाली जो साइड्स हैं इन दोनों की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही. तो ये दो एक्सप्रेशंस तो यहां से गए. कौन कौन से? एक ये वाला, ये 0 हो गया, और एक ये वाला, ये 0 हो गया. करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं पोर्शन देखूं SR वाला, ठीक, कि जब लेट्स से R टू S हम आ रहे हैं एंड इधर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट है. सो R टू S जाने पर जो RS वाला पोर्शन है, दिस इज आउटसाइड द सोलेनॉइड. एंड अभी हमने बताया कि सोलेनॉइड के आउटसाइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती. तो Q टू R और S से P जाने पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है. क्यों 0 है? बिकॉज B और DL के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री एंड हेंस cos 90 is 0, so the integral is 0. Similarly जब आप R से S पे आ रहे हो, that portion lies outside the solenoid and hence there also, since outside है, so magnetic field is 0, no contribution will be there. Correct? तो इस हिसाब से यहाँ पर बस अब ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी गया 0. तो मेरे पास सिर्फ अब एक एक्सप्रेशन बच गया P से Q वाला, P से Q जो इनसाइड द सोलेनॉइड है, इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड है. करेक्ट. तो सीधे सीधा यहां पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. दैट इंटीग्रल PQRS becomes only for this P to Q. बस ये बच गया. ठीक. एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे, समझ आया? थीटा इज 0 बिटवीन B एंड DL, क्योंकि B की भी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में PQ भी है. सो थीटा बिकम 0 एंड हेंस द इंटीग्रल. यस, सो वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द साइड्स QR, RS and SP, they all become 0. Yes, they do not contribute to the magnetic field, and we have only PQ side which gives us the magnetic field, and we have the expression as B into L, where L is the length of the side PQ. Now from Ampere's circuital law, we know that this integral B dot dl over this Amperian loop, this is equal to mu naught I. Yes, mu naught is the magnetic permeability in free space and I is the total current which is flowing through the rectangle PQRS. Now in solenoid there are n number of turns, so I can multiply this with n, which is the total number of turns, and this n, it can be written as mu naught I small n into capital N, where small l is the number of turns per unit length. Yes, so we can write capital N as n into L. So from here we have the value of this integral as B into L
So this is equal to mu naught n I L. So we can see that here L and L, it gets cancelled and we are left with B as mu naught n I. Correct? So this is the expression of the magnetic field because of the solenoid. And this expression, it can also be written as mu naught capital N I by L, where capital N is the number of turns in the solenoid and L is the length of the solenoid. Now this is the magnetic field at a point which is well inside the solenoid. Now if we talk about a point which is near the end of a solenoid, it is found that the expression of this magnetic field induction, it comes out to be B is equal to mu naught n I by 2, or B is equal to mu naught n I by 2L. Okay, so the magnetic field induction at a point near the end of a solenoid is half the magnetic field induction at the center of the solenoid. It will become half at the ends of the solenoid. Clear? And so this is the expression which we have when there is air in between the solenoid. Okay, let's now say that if instead of air we place some magnetic material of permeability mu inside the solenoid. Okay, let's say that now the solenoid is filled with a magnetic material of permeability mu. So in that case the magnetic field becomes B is equal to mu n I. Okay, so instead of mu naught we will have mu n I or mu capital N by L into I, because when we had air in between the solenoid coils, so we have mu naught, which is the magnetic permeability of free space. But if a magnetic material of permeability mu is filled inside the solenoid, then the magnetic field induction inside the solenoid will be given by this expression mu n I. And if we talk about the graph between the magnetic field induction B and the distance r from the center of the solenoid along the axis of the solenoid, we will get a graph something like this. Okay, so this is the maximum value that the magnetic field induction will have, and at the ends, if we reduce the length, if this becomes L by 2 and minus L by 2, okay, so the magnetic field induction will become half. It will be reduced to half at the ends of the solenoid.